हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा, आप देख रहे हैं फटाफट हरियाणा। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए तीनों कृषि कानूनों के अमल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कानूनों पर रोक लगाई। साथ ही एक कमेटी का गठन कर दिया जो कि सरकार और किसानों के बीच कानूनों पर जारी विवाद को समझेगी और सर्वोच्च अदालत को रिपोर्ट सौंपेगी। केंद्र सरकार ने जिन 3 कृषि कानूनों को पास किया उसका लंबे वक्त से विरोध हो रहा था। दिल्ली की सीमाओं पर हजारों की संख्या में किसान आंदोलन कर रहे हैं। इसी के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जा पहुंचा। मंगलवार की सुनवाई में किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने न पेश होने को कहा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख बरता और कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा। ऐसे में अब कोई भी मुद्दा होगा तो कमेटी के सामने उठाया जाएगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिस कमेटी का गठन किया गया है उसमें कुल 4 लोग शामिल होंगे, जिनमें भारतीय किसान यूनियन के जितेंद्र सिंह मान, डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी, अशोक गुलाटी और अनिल शेतकारी शामिल हैं। यह कमेटी अपनी रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को ही सौंपेगी। जब तक कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती है तब तक कृषि कानूनों के अमल पर रोक जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने किसान आंदोलन से बच्चे और महिलाओं को दूर रखने के निर्देश दिए। किसानों के वकील ने कोर्ट के निर्देश पर सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक किसानों के घर वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि हम अपनी बात रखेंगे, जो दिक्कत है सब बता देंगे। टिकरी बॉर्डर पर कबड्डी के खेल का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान किसानों को समर्थन देने के लिए हरियाणा, पंजाब समेत देश भर से 35 टीम इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। भारतीय किसान यूनियन और हरियाणा पंजाब एकता मंच की ओर से सर्कल कबड्डी के खेल का आयोजन कराया जा रहा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जिस तरह गायक गाने गाकर किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं उसी तरह हम खिलाड़ी खेल कर किसानों को अपना समर्थन देंगे। इसी के साथ सामाजिक संगठन, राजनीतिक पार्टियों के नेता, अर्जुन अवार्डी और भीम अवार्डी खिलाड़ी भी टीकरी बॉर्डर पहुंचेंगे। टीकरी बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के लिए चारपाइयां दी गई हैं। किसानों की सेवा में जुटे लोगों ने पैसे इकट्ठा कर किसानों के लिए चारपाइयां मंगवाई। किसानों के लिए 150 चारपाइयां मंगवाई गई हैं, जिसकी लागत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि बुजुर्ग किसानों को ट्रॉलियों में बैठने से परेशानी हो रही है, जिसके बाद किसानों के लिए चारपाई मंगवाई गई। वहीं धरने पर बैठे किसानों का कहना है कि आंदोलन लंबा चलेगा। जब तक सरकार कानून वापस नहीं लेती हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। बहादुरगढ़ में कड़ाके की ठंड के बीच किसानों का प्रदर्शन जारी है। किसानों ने भीषण ठंड में अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इसी के साथ किसानों ने बाईपास से टीकरी बॉर्डर तक मार्च निकाला। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सिंगू बॉर्डर पर धरने पर बैठे एक किसान ने जहर खाया। मौके पर मौजूद लोगों ने किसान को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। मृतक किसान पंजाब के लुधियाना के रहने वाले थे। इसी के साथ सिंगू बॉर्डर पर अब तक 11 किसान अपनी जान गंवा चुके हैं। फतेहाबाद में सर्व कर्मचारी संघ के बैनर तले विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम को सरकार के नाम ज्ञापन भी सौंपा। वहीं उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले सोनीपत के सभी कर्मचारियों ने डीसी कार्यालय का घेराव करने के लिए पंचायत भवन में इकट्ठा हुए और उसके बाद विरोध प्रदर्शन करते हुए जिला डीसी कार्यालय का घेराव किया और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों ने किसान आंदोलन का समर्थन करने का ऐलान करते हुए सरकार से कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग की। इनका कहना है कि सरकार से जल्द किसानों की मांगों को सरकार माने और कर्मचारी विरोधी नीति को हटाकर जनहित की मांगों को स्वीकार करे।
जिला मुख्यालय की मांग को लेकर महेंद्रगढ़ में पिछले लंबे समय से किए जा रहे आंदोलन का सामाजिक संगठनों ने भी अब अपना समर्थन किया है। करीना बार सदस्यों के आह्वान पर बस स्टैंड, मंडी रोड, रेवाड़ी रोड, महेंद्रगढ़ रोड सहित बाजार बंद रहे। वाहनों की गति पर भी ब्रेक लगा रहा। सभी अधिवक्ताओं ने एसडीएम कार्यालय से विरोध जुलूस शुरू किया, जो सीहोर मोड़, अटेली रोड, रेवाड़ी मोड़ और मंडी होते हुए अम्बेडकर चौक जा पहुंचा। इस दौरान सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। वहीं वकील ओम प्रकाश ने कहा कि महेंद्रगढ़ में जिला मुख्यालय की स्थापना को लेकर महेंद्रगढ़ के वकीलों और सामाजिक संगठनों की ओर से लगातार धरना दिया जा रहा है। उनके समर्थन में कनीना के अधिवक्ताओं और अलग अलग सामाजिक संगठनों ने भी अपना योगदान देकर बंद को सफल बनाया। किसान आंदोलन के चलते कुंडली दिल्ली बॉर्डर लंबे समय से बंद था, जिसके कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। लेकिन एक बार फिर इस रूट को बहाल कर दिया गया। हरियाणा रोडवेज ने एक बार फिर इन रूटों पर अपनी सर्विस तो शुरू कर दी है, जिसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। इससे पहले यात्री निजी वाहनों या फिर टैक्सी का सहारा लेकर ज्यादा खर्च के साथ दिल्ली की यात्रा करते थे। लेकिन किसान आंदोलन के 46 दिन बाद हरियाणा रोडवेज ने यात्रियों के लिए दिल्ली जाने की राह कुछ आसान कर दी। हालांकि आंदोलन से पहले रूटीन में दिल्ली जाने का सफर 1 घंटे से ज्यादा समय में तय किया जाता था। लेकिन आंदोलन को लंबा चलता देख यात्रियों को राहत देने के लिए हरियाणा रोडवेज ने अपनी यात्रा को सुचारू रूप से करने के लिए रूटों में फेरबदल किया और अब सोनीपत से दिल्ली जाने के लिए करीबन 2 घंटे का समय लगता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कृषि कानूनों पर स्टे लगाने के फैसले का स्वागत किया। कहा, कमेटी के जरिए हल निकलेगा। किसानों से आंदोलन खत्म करने की उन्होंने अपील भी की। कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद प्रदेश के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि फिलहाल मैं कुछ भी नहीं कहूंगा, पहले कानून को पढ़ूंगा, पूरी तरह से पढ़ूंगा, उसके बाद ही कुछ कहूंगा, कुछ बोलूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार को खुद ही कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए। ये कृषि कानून किसानों के पक्ष में नहीं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल को लॉन्च किया। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल से लोगों के सभी काम आसानी से पूरे होंगे। इसी के साथ चयन प्रक्रिया में भी अब आसानी होगी। सीएम ने कहा कि सरकारी नौकरियों के आवेदन के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल ने स्वामी विवेकानंद जयंती के मौके पर इस योजना की शुरुआत की। इस योजना के लॉन्च होने के बाद अब ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ही करना होगा। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि इसके लिए युवाओं को एक बार ही आवेदन करना होगा, जिसकी एलिजिबिलिटी टेस्ट की वैधता अगले 3 साल के लिए होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पोर्टल 31 मार्च तक खुला रहेगा और इसमें समय समय पर बदलाव होते रहेंगे। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए कहा कि 10वीं और 12वीं पास होने के बाद भी इस पोर्टल के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसमें गड़बड़ी होने का कोई सवाल नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने भाई भतीजावाद को खत्म किया है। हमने 6 साल में 80,000 नौकरियां दी। सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने मंगलवार को सभी शुगर मिलों के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान 3 शुगर मिल में शक्कर और गुड़ का उत्पादन शुरू किया, जिसे मार्केट में उतारा गया। समीक्षा बैठक के बाद सहकारिता मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि आजकल लोग चीनी की बजाय गुड़ का ज्यादा सेवन कर रहे हैं, गुड़ को ज्यादा इस्तेमाल में ला रहे हैं। बनवारी लाल ने कहा कि शुगर के अलावा एथेनॉल प्लांट लगाने का काम भी शुरू किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पानीपत, करनाल, जींद, गोहाना के शुगर मिलों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा शाहाबाद, कैथल में एथेनॉल के प्लांट लगाने जा रहे हैं।
चंडीगढ़ पहुंची कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड। सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड पहुंच चुकी है चंडीगढ़। 16 जनवरी से शुरू होगा वैक्सीनेशन, यानी 16 जनवरी से ये टीका लगना शुरू हो जाएगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में 244 नए मरीजों की पुष्टि की गई। गुरुग्राम में 72, फरीदाबाद में 36 नए केस सामने आए। इसी के साथ सोनीपत की अगर बात करें या पंचकुला की बात करें तो 20-20 नए मामले सामने आए। प्रदेश में 24 घंटे में 6 लोगों की मौत के मामले सामने आए हैं। इसी के साथ अब तक कुल 2956 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं प्रदेश में अब तक कुल 2,65,199 कोरोना के केस सामने आ चुके। एक दिन में 201 मरीजों ने कोरोना को मात दी। आयुष्मान भारत योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को देश भर में शुरू किया था। हरियाणा में सोनीपत और यमुनानगर जिले को छोड़कर बाकी सभी जिलों में इस योजना का लाभ उठाने बहुत कम लाभार्थी सामने आ रहे हैं। अंबाला के सिविल सर्जन डॉक्टर कुलदीप सिंह ने बताया कि विभाग की तरफ से समय समय पर आयुष्मान भारत योजना से लाभार्थियों को अवगत करवाने के लिए कैंप और कई इलाकों में होर्डिंग्स भी लगाई गई है। बावजूद इसकी अंबाला में 3,11,467 लाभार्थी हैं। उसमें से सिर्फ 1,11,364 लाभार्थियों ने ही ई कार्ड बनवाए। कैथल के कमालपुर गांव में एक साधारण किसान के घर जन्मे बेटे ने कमाल की उपलब्धि हासिल की है। परिवार की सामान्य स्थितियों के बावजूद साहिल युवा न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना है। साहिल का चयन भामा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए हुआ है। साहिल ने ऑल इंडिया में चौथा रैंक हासिल किया। साहिल ने बताया कि वो शुरू से ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहा था। उसने 5वीं कक्षा पास करने के बाद नवोदय विद्यालय का टेस्ट दिया, जिसमें उसका नंबर आने के बाद उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। साहिल ने कहा कि साइंस और रिसर्च में शुरू से ही उसकी रुचि थी। वहीं उन्होंने अपने शिक्षकों और माता पिता को श्रेय देते हुए कहा कि उन्होंने उसे पूरा सपोर्ट किया, अपने मनचाहे क्षेत्र में काम करने के लिए पूरी आजादी दी। साहिल का कहना है कि पूरे देश से करीब 30 छात्रों का चयन हुआ है, जिसमें उसका भी नाम है, जो कि चौथे नंबर पर है। प्रदेश भर में ग्राम सचिव की परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इस बीच पानीपत से ग्राम सचिव का पेपर लीक होने का मामला सामने आया है। इस मामले में एसपी के नेतृत्व में गठित टीम ने 14 लोगों को गिरफ्तार किया। इस पूरे मामले की मॉनिटरिंग डीजीपी मनोज यादव की ओर से की गई। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से 18 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप और एक प्रिंटर, 4 कार बरामद की गई है। अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने पंजाब के बलाचौर में छापेमारी के दौरान बंधक बनाए जाने का आरोप लगाया है। टीम ने यह आरोप पंजाब पुलिस पर लगाए हैं। साथ ही टीम के सदस्यों का यह भी कहना है कि उन्हें लाखों रुपयों की रिश्वत देने की कोशिश की गई। दरअसल सूर्य नर्सिंग होम में अवैध तरीके से लिंग जांच की शिकायत के बाद अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नर्सिंग होम पर छापेमारी की, लेकिन जब मामला बढ़ा तो पंजाब पुलिस ने विभाग की टीम को ही बंधक बनाया और रिश्वत की पेशकश की। हालांकि अंबाला स्वास्थ्य विभाग की टीम ने इसकी शिकायत एसडीएम को दी तो एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर स्वास्थ्य विभाग की टीम की मदद की और आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज की। आपको बता दें कि बलाचौर के इस नर्सिंग होम में पहले भी अवैध तरीके से लिंग जांच करने के आरोप लगते रहे। कुरुक्षेत्र पुलिस ने विदेश भेजने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार किया है। बता दें कि वीरेंद्र कुमार ने विदेश भेजने के नाम पर कुरुक्षेत्र की शालू कालड़ा से 16 लाख की धोखाधड़ी की थी। शिकायतकर्ता का आरोप है कि जब उसने उनसे पैसे वापस मांगे तो उन्होंने उसके साथ गाली गलौज की और उसके पति को झूठे इल्जाम में फंसाने की कोशिश भी की, जिसके बाद उन्होंने पुलिस अधीक्षक को अपनी शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत पर 13 जुलाई 2020 को मामला दर्ज करके जांच उप निरीक्षक महिपाल को सौंपी गई, जिसके बाद आरोपी को लुधियाना से गिरफ्तार किया गया। आरोपी को अदालत में पेश कर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। पानीपत में देर रात गोहन गांव के पास एक अज्ञात वाहन चालक ने कार में जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान कार में सवार 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हुए। एक शख्स की मौके पर मौत हुई। घायलों को ट्रैफिक पुलिस की ओर से पानीपत के सामान्य अस्पताल में लाया गया। बताया जा रहा है कि कार सवार यात्री अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान एक अज्ञात वाहन चालक ने जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है।
पानीपत के बाबरपुर के पास देर रात एक तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान राहगीरों ने हाईवे एम्बुलेंस को सूचना दी, जिस पर युवक को पानीपत के सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसकी हालत को देखते हुए उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया। पानीपत में मौजूद थर्मल पावर स्टेशन की यूनिट नंबर 4 में अचानक एक क्रेन पलट गई। इस दौरान क्रेन ऑपरेटर क्रेन के नीचे दब गया। मौके पर उसकी मौत हो गई। कंपनी के अधिकारी द्वारा पानीपत के सामान्य हॉस्पिटल में लाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। यमुनानगर के कमानी चौक पर एक ट्रक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि स्कूटी सवार शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर कार्रवाई शुरू कर दी।